हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। सो टुडे जो वीडियो है वो है जुरिस्डिक्शन इशू इन ई कॉमर्स वाले टॉपिक पे, जो लॉ एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आज हम इसमें पढ़ेंगे साइबर जुरिस्डिक्शन। ठीक है ना, जो रूल्स रेगुलेट होते हैं ना, जिसके अंदर लॉज होते हैं रिलेटेड टू इंटरनेट के ऊपर जो क्राइम हो रहा है, और इंटरनेट पे क्या रूल्स होने चाहिए, कहाँ क्या रेगुलेशन होना चाहिए, वो सब साइबर जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल है द पावर टू बैन वेबसाइट दैट डीम टू बी इलीगल। कोई वेबसाइट है हार्मफुल है, इलीगल है, तो वो साइबर जुरिस्डिक्शन के पास पावर होती है उसे बैन करने की। ठीक है, मतलब लॉज होते हैं कुछ ऐसे जो बनाए जाते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम्स हम समझ लेते हैं। पहले आता है हैकिंग। किसी का कंप्यूटर सिस्टम है, आप उसकी परमिशन के बिना एक्सेस कर रहे हो। फिर आता है फिशिंग, ट्रिकिंग पीपल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। किसी भी तरीके से आप लोगों की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। मैलवेयर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हार्म अ कंप्यूटर सिस्टम। आपका कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हार्म हो जाएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है मैलवेयर। And then ransomware, malware that encrypts files and demands a ransom payment। ये तो आपको पता ही होगा, ब्लैकमेल करके पेमेंट मांगी जाती है कोई आपकी फाइल्स को लेके, उसको मतलब डिकोड करके। डोज अटैक, overwhelming a computer system with traffic। ठीक है, now let's come to the साइबर जुरिस्डिक्शन। साइबर जुरिस्डिक्शन इज़ लाइक अ रूल्स। एक रूल्स और अथॉरिटी होती है ये एक जो डिसाइड करती है कि क्या गलत है और क्या सही है। इंटरनेट पे लोगों को क्या देखना चाहिए, व्हाट शुड बी अपलोडेड, व्हाट नॉट शुड बी अपलोडेड। ठीक है, जैसे आप कोई इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप कोई फेसबुक चलाते हैं, आप ट्विटर, मतलब जो भी आप चलाते हैं सबकी वो रूल्स होती है, रेगुलेशन होती है कि आप ये चीज़ें डाल सकते हैं, ये इतना सेंसिटिव कंटेंट डाल सकते हैं, इतना नहीं डाल सकते हैं। कौन सी चीज़ें 18+ के लिए है, कौन सी चीज़ 18 से अंडर आती है। तो ये सब चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि इंटरनेट पे जानी भी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। अब एक एग्जांपल से सब चीज़ें समझते हैं। इमेजिन करो आप कि इंटरनेट है ना, वो आपका बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, और ना उस प्लेग्राउंड के ना अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है और उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं प्लेग्राउंड के। ठीक है, और हर पार्ट के अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले साइबर जुरिस्डिक्शन इज अबाउट फिगरिंग आउट वेयर द रूल अप्लाई। रूल कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, ये साइबर जुरिस्डिक्शन बताएगा। जस्ट लाइक डिफरेंट एरियाज ऑफ द प्लेग्राउंड माइट हैव डिफरेंट गेम्स। अब हर एरिया में अलग अलग गेम खेला जा रहा है और हर गेम के अलग अलग रूल्स होंगे। ठीक है, सो डिफरेंट प्लेसेस ऑन इंटरनेट, ऐसे इंटरनेट में अलग अलग जगहों के ना अलग अलग रूल्स, अलग अलग लॉज होते हैं। ठीक है, जो अप्लाई होते हैं थ्रू साइबर जुरिस्डिक्शन। जैसे हर साइट के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, वीडियो के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, इस तरीके से। हर प्लेटफॉर्म होता है, जैसे आप कोई वो चला रहे हो, कोई सोशल मीडिया ऐप चला रहे हो, उनके भी अलग अलग रूल्स होते हैं। किसी पे आप कुछ कर सकते हो, किसी पे नहीं कर सकते हो। नाउ हु मेक्स द रूल्स, कौन रूल्स बनाता है? इट्स अबाउट डिसाइडिंग विच grown ups or authorities get to say what's allowed and what's not on internet। this could be your country, ये आपकी कंट्री भी हो सकती है, कोई दूसरी कंट्री भी हो सकती है जो रूल बनाए, और या फिर कुछ ग्रुप ऑफ कंट्री भी हो सकती है जो साथ में काम कर रही है रूल्स बनाने के लिए। तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट इज़ समथिंग जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। कोई इंसान यूके में बैठा है, वो इंडिया के पर्सन के साथ भी क्राइम कमिट कर सकता है थ्रू इंटरनेट, फ्रॉड कमिट कर सकता है। इंडिया का पर्सन किसी बाहर के पर्सन के साथ, फॉर एग्जांपल लंदन ले लो या कुछ भी ले लो, वहाँ के पर्सन के साथ क्राइम कमिट कर सकता है थ्रू इंटरनेट। ठीक है, उनकी कोई डेटा ब्रीच कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ऐसा। तो हो सकता है क्राइम। तो इसलिए इसका कोई ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही कंट्री में इंडिया का रूल इंडिया में ही अप्लाई होगा। आपको ऐसे रूल्स लॉ बनाने पड़ेंगे जो ओवरऑल द वर्ल्ड ग्लोबली अप्लाई हो पाए, कहीं से भी पकड़ के उसको स्यू कर सके। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ रूल्स आर ब्रोकन। अगर रूल्स को ब्रोक किया जाता है तो क्या होगा? ब्रेक किया जाता है। इफ समवन डज समथिंग ऑनलाइन दैट्स नॉट अलाउड, अगर कोई कुछ करता है ऐसा जो अलाउड नहीं है ऑनलाइन, देयर शुड बी अ वे टू डील विद इट। दिस इज अबाउट फिगरिंग आउट हाउ टू कैच द पर्सन हु ब्रोक द रूल्स एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रबल दे माइट गेट। किस टाइप का रूल था, कैसे ब्रेक हुआ है, किस तरीके से ब्रेक किया है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर डिसाइड किया जाता है क्या करना है। देन वर्किंग टुगेदर, सिंस द इंटरनेट इज़ लाइक अ बिग ग्लोबल प्लेग्राउंड। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, ग्लोबल, एक बड़ा मतलब सारी कंट्रीज इसके अंदर है। ऐसा तो नहीं कि किसी कंट्री में इंटरनेट ही बैन है।
all countries are a part of internet, so different countries need to talk to each other. हर कंट्री को अपने एक दूसरे से वार्तालाप यानी कि बातचीत रखनी पड़ती है, इस वजह से ऐसे लॉज बनाने पड़ते हैं कि आपकी कंट्री में कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है हमारी कंट्री के थ्रू, हमारी कंट्री का कोई सिटीजन आपकी कंट्री के साथ गलत करता है तो कौन सा लॉ कैसे अप्लाई होगा, क्या होगा, एंड वर्क टुगेदर टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ फेयर एंड सेफ। और सारी कंट्रीज़ को मिलकर लॉस बनाने होते हैं, ध्यान रखना पड़ता है कि सब सेफ रहे, सब श्योर मतलब अच्छे से रहे। सो साइबर जुरिस्डिक्शन इज़ लाइक मेकिंग फेयर एंड क्लियर रूल्स फॉर इंटरनेट एंड फिगरिंग आउट who gets to enforce those rules, especially when people and activities are spread out all over the world। ठीक है, ओके। अब रोल ऑफ jurisdiction gives power to the appropriate court to hear a case। jurisdiction क्या है, वो पावर देती है एक अप्रोप्रिएट कोर्ट को, जो भी सही कोर्ट होगा उस लॉ के अकॉर्डिंग, जहाँ भी जिस भी सेक्शन या जिस भी लॉ के अंडर आपने स्यू किया होता है, उस कोर्ट जो भी उसके अकॉर्डिंग जो सही कोर्ट बनाया गया होगा उसको पावर देती है कि वो उस केस की सुनवाई कर सके और अपना जजमेंट सुना सके उसके ऊपर। द रोल ऑफ जुरिस्डिक्शन इन साइबर क्राइम इज़ क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एड्रेसिंग एंड कॉम्बेटिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ दैट अकर इन डिजिटल स्पेस। जो भी डिजिटल यानी कि इंटरनेट की दुनिया में जो भी क्राइम हो रहे हैं उनको बहुत ध्यान से जुरिस्डिक्शन को देखते हुए दिया जाता है टाइम। हेयर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ जुरिस्डिक्शन प्लेज अ रोल इन डीलिंग विद साइबर क्राइम। Defining legal authority। Jurisdiction establish which legal authority have the power to investigate। Jurisdiction बताता है कि कौन सी लीगल अथॉरिटी के पास पावर है कि वो केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, प्रोसिक्यूट कर सकती है एंड एजुडिकेट कर सकती है साइबर क्राइम्स को। डिटरमाइन विच कंट्रीज लॉज अप्लाई टू पर्टिकुलर साइबर इंसिडेंट। कौन सी कंट्री का कोई केस हुआ है या फिर कोई फ्रॉड हुआ है किसी के साथ, तो कौन सी कंट्री का लॉ उसके ऊपर अप्लाई होगा। मे बी दोनों ही अलग अलग कंट्री से हैं, एक विक्टिम है एक जो जिसने क्राइम कमिट किया है, तो अब किस कंट्री का लॉ अप्लाई होना चाहिए, या फिर जिस कंट्री का विक्टिम है वो किसी और कंट्री में बैठा था और जिसने क्राइम कमिट किया है वो किसी और कंट्री का सिटीजन था और जिस टाइम उसने क्राइम कमिट किया था वो किसी और कंट्री में बैठा था। तो उस सिनेरियो में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कंट्री का अप्लाई करे, क्योंकि क्राइम सीन कुछ और है, पर्सन कहीं और का है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। This is often a complex issue due to the borderless nature of internet। As I told you कि इंटरनेट की बाउंड्रीज नहीं है, borderless nature इंटरनेट का, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है टू अप्लाई द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट jurisdiction। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ perpetrators and victims। Determining the geographical location of the individuals involved in cyber crimes such as hackers or victims। ठीक है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी पर्सन की जिसने भी क्राइम कमिट किया होता है उसकी लोकेशन को ट्रेस करना, क्योंकि सभी आजकल बहुत दिमाग लेके बैठे हैं इंटरनेट पे। तो हैकर्स की लोकेशन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, विक्टिम्स की तो हो जाती है फिर भी ट्रेस, बट डिफ़िकल्टी तो होती है। ठीक है, इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर असाइनिंग जुरिस्डिक्शन। द फिजिकल लोकेशन टू द परपेट्रेटर्स और विक्टिम्स कैन इन्फ्लुएंस विच कंट्री लॉज अप्लाई। अब उनकी लोकेशन के हिसाब से ये चीज़ डिसाइड होती है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है डिसाइड करना, बट करते हैं कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द केस आर रिस्पॉन्सिबल। नाउ डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेशन। The location of servers, data centers, and other digital infrastructure involved in cyber crimes is considered when determining jurisdiction. This include identifying where the illegal activity originated or where the compromised system are located। डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर कब ब्रीच हुआ है, डेटा सेंटर किधर है, लोकेशन क्या है, उनकी सर्वर्स की लोकेशन क्या थी, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है। फिर आता है एक्स्ट्राडिशन एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। साइबर क्राइम्स ऑफन ट्रांसेंड national borders, requiring international cooperation for effective investigation and prosecution। Jurisdiction plays a role in extradition process where a suspect located in one country may be handed over to another country for prosecution based on established legal agreement। अगर किसी पर्सन कोई
मतलब एक एक्स्ट्राडिशन होता है। एक्स्ट्राडिशन हमने अगर पिछले आपने सेमेस्टर में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि आप किसी दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाया जाता है, और फिर उस दूसरी कंट्री के अंदर आपने जिसके साथ क्राइम कमिट किया होता है, जिसका लॉ अप्लाई होगा, उससे आपको उस कंट्री के अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलती है, स्यू किया जाता है। ठीक है। फिर आता है हार्मोनाइजिंग लॉ। Jurisdiction may work towards harmonizing their laws to facilitate a more consistent and effective response to cybercrime. International agreements and conventions are developed to create common law frames. अब हार्मोनाइज करना होता है लॉ को। ऐसा तो है नहीं कि कोई कंट्री अपने सिटीजन को एक्स्ट्राडिट इजीली कर देगी कि जाओ जाओ इसने गलत किया आप ले जाओ अपनी कंट्री में, डू वट एवर यू वांट टू डू। नो, नॉट लाइक दिस। कंट्रीज़ के बीच पहले से कुछ ट्रीटीज़ या कुछ भी मतलब एग्रीमेंट साइन होते हैं कि इन सिचुएशन ऐसी ऐसी सिचुएशंस में ना कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगी, देखेंगी व्हाट इज़ द मैटर, एंड उस अकॉर्डिंग लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। तो कंट्रीज़ आपस में बना के रखती है बेसिकली इन चीज़ों के लिए, ताकि मतलब वो लॉ को ग्लोबली इंटरनेशनली किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए वो तभी हो पाएगा जब कंट्री आपस में बात करेंगी। नाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज व्हेन, अब लॉ कब कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कब लॉ की आपस में लॉ भिड़ सकते हैं, मतलब क्लैशेज आ सकते हैं। Jurisdictional conflicts can arise when different countries claim authority over the same cyber crime incident. जब एक ही इंसिडेंट पे, एक ही साइबर क्राइम के इशू पे अलग अलग कंट्रीज क्लेम करती है कि नहीं इसे हम हैंडल करेंगे, हम इससे डील करेंगे, नहीं हम इससे डील करेंगे, नहीं हम स्यू करेंगे, इस तरीके से। रिजॉल्विंग दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इज़ असेंशियल, इनको बहुत ज़रूरी होता है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को आप रिजॉल्व करो फॉर इंश्योरिंग अ फेयर एंड जस्ट लीगल प्रोसेस, ताकि अब डिसाइड होगा कि कौन सी कंट्री इस पर वर्क करेगी, इस इशू से डील करेगी, इस क्राइम से डील करेगी जो जो भी कमिट हुआ है। तब जाके लीगल प्रोसेस स्टार्ट होगा उसी अकॉर्डिंग, उस कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग, और तब जाके एक फेयर लीगल प्रोसेस को हम वो कर पाएंगे, जगह दे पाएंगे। इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल्स एंड ट्रीटीज़ में गाइड द रेजोल्यूशन ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट्स, इसलिए इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल और ट्रीटीज़ भी साइन होती है जो गाइड करते हैं कि ऐसा कुछ होता है तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए, कैसे कम किया जाए, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस होती है उनके अकॉर्डिंग वर्क होता है। टेक्निकल चैलेंजेस। द बॉर्डरलेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ इंटरनेट, जो अनलिमिटेड नेचर होता है, बॉर्डरलेस होता है इंटरनेट का नेचर ही यही है, तो पॉजेज टेक्निकल चैलेंजेस फॉर इन्वेस्टिगेटर्स। तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेट जो कर रहे हैं कि इसको कि कहाँ बैठा है हैकर, या जो भी क्राइम जिसने कमिट किया है वो कहाँ बैठा है, कहाँ से उसने किया है, आईपी एड्रेस लोकेट करना, उसका सर्वर देखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो साइबर जुरिस्डिक्शन मस्ट अडॉप्ट टू टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट एंड वर्क विद डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स टू ट्रेस एंड आइडेंटिफाई साइबर क्रिमिनल्स। मतलब कि साइबर लॉ को और ज़्यादा एडवांस होना चाहिए, जितना साइबर क्रिमिनल एडवांस है ना और तेज़ है, उससे कई ज़्यादा साइबर लॉज वालों को, मतलब जो साइबर जुरिस्डिक्शन है जो, उनको तेज़ होना चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनके माइंड में, उनके जो स्किल्स है उसके अंदर, ताकि वो ये टेक्निकल इशूज से मतलब उसे ओवरकम करके उस पर्सन को जिसने क्राइम किया उसे पकड़ सके। तो ये एक तरीके का चैलेंज है। Ensuring accountability. Jurisdiction ensures that individual involved in cyber crimes are held accountable for their actions. जो भी करता धरता है, जिसने गलत किया है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। It established the legal consequences for illegal activities. कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब पनिशमेंट्स वगैरह जो भी भुगतना पड़ेगा आपको दंड, वो सब इलीगल एक्टिविटीज़ का वो सब इंश्योर करता है जुरिस्डिक्शन, एंड इंक्लूडिंग पेनल्टीज, फाइन्स एंड अदर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट्स। तो ये सब जुरिस्डिक्शन तय करता है और मेक श्योर करता है कि ये सब हो, जो भी गलत कर रहा है उसको मिले सज़ा। नेक्स्ट, let's say someone in country A uses a server in country C. A कंट्री में जो बैठा है उसने सी कंट्री का सर्वर यूज़ किया है, कमिट ऑनलाइन फ्रॉड, और उसने किसके साथ फ्रॉड कमिट किया है, बी के साथ। ठीक है। नाउ द फ्रॉड अफेक्ट्स पीपल इन कंट्री बीज, सो देयर लॉज अप्लाई। अब बी के साथ फ्रॉड हुआ है, बी अपनी कंट्री में बैठा था, बी के साथ फ्रॉड हुआ है, तो बी अफेक्ट हुआ है, तो बी की जो कंट्री है ना उसका लॉ अप्लाई होगा। लोकेशन ऑफ द क्राइम, इवन दो इट्स ऑनलाइन, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो क्राइम, द इम्पैक्ट जो फाइनेंशियल लॉस या आइडेंटिटी थेफ्ट, जो भी मतलब आपने ब्रीच किया है, गलत किया है, फ्रॉड हुआ है आपके साथ, वो लॉस जो है इज़ ऑन विक्टम्स
इन कंट्री बी, तो वो विक्टिम है जो बी है उसके ऊपर है तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा, मतलब जो भी लॉज हैं वो बी के अकॉर्डिंग ही तय होंगे, बी की कंट्री ही स्यू करेगी ए को। फिर लीगल अथॉरिटी, कंट्री बी हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू एड्रेस द ऑनलाइन फ्रॉड, उसके पास जुरिस्डिक्शन है, वो ऑनलाइन फ्रॉड को एड्रेस कर सकती है। कॉरपोरेशन कंट्रीज ए एंड सी माइट नीड टू वर्क विद बी, अब कंट्री ए का वो पर्सन था, कंट्री सी का सर्वर यूज़ हुआ था, तो इन दोनों कंट्रीज़ को, कंट्री ए और कंट्री सी को, माइट नीड टू वर्क विद क्या बी, उन्हें बी के साथ काम करना पड़ेगा, उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को, या जो भी पर्सन है, ग्रुप है, उनको कैच करने के लिए जिन्होंने क्राइम कमिट किया है, ठीक है, एंड प्रोसिक्यूट करने के लिए उनको। इन शॉर्ट, द साइबर जुरिस्डिक्शन फॉर ऑनलाइन फ्रॉड इज़ वेयर द विक्टिम आर, कहाँ का जुरिस्डिक्शन अप्लाई होता है, जहाँ का विक्टिम होता है, विक्टिम के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है, कनेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्राइम टू द एप्लीकेबल लॉ एंड अथॉरिटीज़ इन दैट कंट्री, ठीक है। अब बी था विक्टिम, बी की कंट्री ही सब काम करेगी, ए और सी कंट्री इन्वॉल्व थी इसके अंदर समहाउ, कोई इनडायरेक्टली कोई डायरेक्टली, तो वो बी की हेल्प करेगी। नेक्स्ट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ jurisdiction, जिसमें पहला है पर्सनल jurisdiction. Personal jurisdiction determines whether a court has the authority to hear a case involving a particular person or entity. This means when the court must have some connections to the person or entity in order to assert jurisdiction. कोर्ट तभी उसके पास, तो कोर्ट के पास किसी का केस सुनने की अथॉरिटी तभी होती है पर्सनल jurisdiction में, जब कोर्ट का कुछ कनेक्शन होता है उस केस से जहाँ पे वो कोर्ट है। जैसे एग्जांपल है, अगर एक पर्सन है, वो रह रहा है, लिव्स इन वन स्टेट, वो एक जगह मतलब एक स्टेट में रह रहा है, बट इज स्यूड इन अनदर स्टेट, बट वो स्यू हुआ है दूसरी स्टेट में, उसके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन मतलब जो भी उसके ऊपर सुनवाई चल रही है वो दूसरे स्टेट का कोर्ट कर रहा है। सो द कोर्ट इन द सेकेंड स्टेट, जो दूसरी स्टेट का कोर्ट है ना, उसका कोई ना कोई वो पर्सनल जुरिस्डिक्शन होगा, तभी वो उसके ऊपर सुनवाई कर सकता है, उसके ऊपर केस कर सकता है, कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए उसका। जैसे कि या तो जैसे उस पर्सन ने कमिट किया है कोई क्राइम, जैसे टॉर्ट कमिट किया उसने, तो वो उसने उस सेकंड कोर्ट वाली स्टेट में किया हो, कि जिस जो कोर्ट उसका केस डील कर रहा है उस स्टेट में किया उसने, चाहे वो पर्सन किसी और स्टेट का हो, ठीक है, या फिर वो एंटर करा हो उस किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में उस स्टेट के अंदर, मतलब कोई रिलेशन, कोई डायरेक्ट ताल्लुक होना चाहिए जो भी कोर्ट उस मैटर को देख रहा है उसका, उस पर्सन के साथ, उसके जुरिस्डिक्शन का, ठीक है। देन सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, पर्सनल जुरिस्डिक्शन हो गया, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन डिटरमाइंस वेदर अ कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू हेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस, ये बताते हैं कि कोर्ट की कब कैसे अथॉरिटी होती है किसी केस की सुनवाई करने की। जैसे अ स्टेट कोर्ट में नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू हेयर फेडरल लॉ क्लेम, ठीक है, कोर्ट के अलग अलग जुरिस्डिक्शन होते हैं, कैटेगरीज बटी होती है कि ये टाइप का केस ये वाला कोर्ट नहीं सुन सकता है, इतने अमाउंट का केस ये वाला कोर्ट नहीं सुन सकता, इसे बड़े वाले कोर्ट के पास जाएगा या इसे नीचे वाले कोर्ट के पास जाएगा, ऐसे जुरिस्डिक्शन बने होते हैं, सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू केस। अ फेडरल कोर्ट में नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू हेयर अ स्टेट लॉ क्लेम, नॉर्मल कोर्ट जो है हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है उसके पास वो फेडरल लॉ क्लेम के केसेस लेने की, और एक फेडरल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो स्टेट लॉ का केस ले या स्टेट लॉ क्लेम ले, ठीक है। नेक्स्ट इज pecuniary jurisdiction. Pecuniary jurisdiction determines whether a court has the authority to hear a case involving a particular amount of money. मैंने जैसे आपको बताया ना सब्जेक्ट मैटर में क्या था कि किस टाइप का केस है, और इसमें आ जाता है अब पर्टिकुलर अमाउंट, कि हम मनी के अमाउंट से डिसाइड करते हैं कि किस कोर्ट में आपका केस जाएगा। एग्जाम्पल स्मॉल क्लेम्स कोर्ट, छोटा जो अमाउंट होगा उसके लिए हम उसका दूसरा एक जुरिस्डिक्शन में ओनली हैव अ जुरिस्डिक्शन टू हेयर केस इन्वॉल्विंग लेस सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक कोर्ट है जो स्मॉल कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हो गए, उनका एक बंधा हुआ अमाउंट होता है कि आप इतने से इतने अमाउंट तक के केसेस को सुनवाई हो सकती है, अगर इससे ऊपर जाता है अमाउंट तो आपको दूसरे कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर आगे दूसरे कोर्ट आते हैं, उनका भी ऐसे ही कुछ लिमिटेशन होता है, फिर बड़े कोर्ट आ जाते हैं, इस तरीके से। अब मैं उस डिटेल में उस चीज़ के अंदर नहीं जाना चाह रही क्योंकि ये सब हम लॉ में पढ़ चुके हैं। आगे प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना, प्री रिक्विसाइट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन इन साइबर स्पेस। तो आप पहला आता है प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन। प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन इज़ द पावर ऑफ द स्टेट, वो एक स्टेट की पावर है जो लॉ बनाती है और अप्लाई भी करती है अपने सिटीजन्स के ऊपर, ये रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड, चाहे वो कहीं भी हो बट वो अपने सिटीजन्स के ऊपर
अप्लाई करती है। जैसे एग्जांपल है, द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट कैन मेक लॉज दैट अप्लाई टू यूएस सिटीजन्स हु आर लिविंग और वर्किंग इन अदर कंट्रीज़। जैसे यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि वो यूएस सिटीजन के ऊपर कुछ लॉ बना के वो अप्लाई भी करेगी उनके ऊपर, चाहे वो किसी और कंट्री में क्यों ना रह रहे हो। इस एक और एग्जांपल देख लो, अ यूएस सिटीजन हु कमिट्स अ साइबर क्राइम। एक यूएस का सिटीजन है जिसने साइबर क्राइम कमिट किया है, वो भी किसी और कंट्री के अंदर, वो प्रोसिक्यूट होगा यूएस गवर्नमेंट के अंडर, यूएस लॉ के अंडर, चाहे उसने क्राइम थ्रू द क्राइम वाज नॉट कमिटेड इन यूनाइटेड स्टेट, चाहे उसने यूनाइटेड स्टेट में क्राइम ना कमिट किया हो, उसने किसी और कंट्री में किया हो, बट वो सिटीजन यूनाइटेड स्टेट का था, तो इसलिए उसकी जो प्रोसिक्यूशन, उसका पूरा प्रोसेस है ना, उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा वो भी यूनाइटेड स्टेट में ही लिया जाएगा। ठीक है, सो ये प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाता है। देन कम्स जुरिस्डिक्शन टू एजुडिकेट, मतलब टेकिंग डिसीजन। दिस इज लाइक अ स्टेट्स पावर, एक स्टेट की पावर होती है जो डिसीजन, टू मेक डिसीजन अबाउट अ पर्सनस केस, वेदर इट्स अ सिविल मैटर और अ क्रिमिनल मैटर। कि वो एक सिविल मैटर है, ये स्टेट के पास पावर होती है, वो डिसीजन लेता है पहले कि एक पर्सन, एक आदमी के केस का, कि ये पहले बात तो सबसे पहले यही डिसाइड करना होता है जुरिस्डिक्शन तय करने से पहले कि एक सिविल मैटर है या क्रिमिनल मैटर है। सिविल मैटर वही होते हैं जो पैसों के लेन देन के ऊपर ज़्यादातर होते हैं, और क्रिमिनल मैटर जैसे कोई लॉ ब्रेक कर दिया आपने, या और भी बड़े बड़े मैटर्स। सो इट डजेंट मैटर इफ़ द स्टेट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये मैटर नहीं करता कि स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसमें या नहीं, एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ कनेक्शन द स्टेट कैन डिसाइड। जब तक स्टेट का थोड़ा बहुत भी कनेक्शन है ना उस मैटर के साथ, स्टेट डिसाइड कर सकती है, डिसीजन ले सकती है, जुरिस्डिक्शन अप्रोप्रिएट लगा के वो अपना मैटर को देख सकती है। एग्जाम्पल है, इमेजिन यू लिव इन अ स्टेट ए, आप स्टेट ए में रह रहे हो, एंड यू हैव अ डिस्प्यूट विथ सम वन इन बी। यू आर लिविंग इन ए, ये स्टेट ए है, और ये बी है, ठीक है, विथ समवन यू हैव अ डिस्प्यूट, और आपकी लड़ाई चल रही है किसी के साथ जो बी में रह रहा है। अब ओवर अ बिजनेस डील, और किसी बिजनेस डील के ऊपर, इवन इफ अ स्टेट ए इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, आपकी जो स्टेट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट तब भी इट कैन स्टिल मेक डिसीजन ऑन द केस, बट ए स्टेट जो है फिर भी डिसीजन दे सकती है, क्योंकि आप उस स्टेट में रह रहे हो, ए स्टेट में, और आपका वो मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट, jurisdiction to enforce, this depends on the state's right to make laws। ये डिपेंड करता है स्टेट्स के राइट पे जो लॉज बनाती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना लॉज बनाने के लिए प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन। इफ़ अ स्टेट कांट मेक लॉज अबाउट अ सर्टेन मैटर, अगर एक स्टेट है जो अपने मतलब एक लॉज नहीं बना पा रही है किसी एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर या कुछ मैटर्स के ऊपर, इट कांट इन्फोर्स दोज लॉज ईदर, जब वो बना नहीं सकती तो वो एनफोर्स भी नहीं कर सकती है उन लॉज को। हाउ एवर अ स्टेट कांट फोर्सफुली अप्लाई इट्स लॉज ऑन समवन, फोर्सफुली वो स्टेट अपने लॉज को किसी और के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती है, और अ क्राइम दैट हैपन इन अ डिफरेंट कंट्री, वो क्राइम जो दूसरी कंट्री में हैपन हुआ उसके ऊपर भी उसको अपने लॉस नहीं चला सकती है, क्योंकि जब वो बना नहीं सकती, उसके पास वो पावर नहीं है ना, तो वो अप्लाई भी नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल है, इफ़ यू कमिट अ क्राइम इन स्टेट ए, अगर आपने स्टेट ए में कोई क्राइम कमिट किया है और उसके बाद फिर आप चले जाते हो स्टेट बी के अंदर, तो स्टेट ए माइट हैव द राइट टू मेक लॉज, स्टेट ए के पास राइट होंगे कि वो लॉ बना सकती है जो भी आपने क्राइम किया है उसको लेकर, बट स्टेट बी डजेंट अग्री, इट वॉन्ट इन्फोर्स स्टेट इज लॉ ऑन यू, दे माइट सेंड यू बैक टू स्टेट ए फॉर अ ट्रायल। बट अगर इफ़ स्टेट बी डजेंट अग्री, अगर स्टेट बी अग्री नहीं करती है, तो ऐसे आप के लॉ उसके स्टेट ए के लॉ इन्फोर्स नहीं हो सकते बी के ऊपर, वो आप बी वालों को, बी को वापस भेज देंगे, आप जाओ ए के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे आपका ट्रायल होगा। बस ख़त्म, आज की वीडियो इतनी थी। ठीक है, सारे मैंने आपको इश्यूज समझा दिए हैं, टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन समझा दिए हैं, जो इश्यूज होते हैं ई कॉमर्स में, जो डिस्ट्रिक्ट में जुरिस्डिक्शन के रिलेटेड वो समझा दिए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट कीजिएगा अपने डाउट्स या फिर कोई सजेशन हो, शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।